वेलकम दोस्तों, दिस इज DK सोनवानी सियर। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, देखिए जैसे हम आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले रेक्टम, जैसे कि आप देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका पैंक्रियास, स्टमक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये लीवर है। लीवर बहुत ही हॉट ऑर्गन है और इसे मेटाबॉलिक ऑर्गन भी कहते हैं। लंबा पाइप आप देख रहे हैं, इसोफेगस कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सब मंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड है। जैसे आप कोई खाना यहाँ पे खाते हैं तो वो सीधे आपके ओरल कैविटी में चला जाता है और वहाँ पे दांत के द्वारा उसे चबा दिया जाता है और महीन पीस दिया जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे क्या होता है, सलाइवरा मिक्स होता है, तो सलाइवरी के मिक्स होने पर यहाँ पे प्रेजेंट अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो किस तरह से अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। यहाँ पे जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो पार्सली होता है, फुली डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसोफेगस। इसोफेगस में आप देख सकते हैं इसोफेगस का ल्यूमन है, एक पेप-लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसोफेगस में बात करें तो 7 लेयर से मिलकर बना होता है। मैं 4 मेन लेयर के नाम आप लोगों को बताऊंगा, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे कि मेंशन किया गया है। फर्स्ट लेयर ट्यूनिका एडवांसिया लेयर होता है। दूसरे लेयर की बात करें तो यह होता है हमारा स्टार्टियम सर्कुलेयर, ठीक है। थर्ड लेयर की बात करेंगे हम तो ल्यूमिना मस्कुलारिस। लास्ट हमारे अंदर की लेयर की बात करें तो ये होता है ल्यूमिना एपिथेलियालिस। इस तरह से क्या होता है, ये जो इम्पोर्टेंट भाग होता है इसका ये होता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कारण कि यहाँ पर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड पार्टिकल्स को स्टमक तक पहुँचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे वर्क करता है आप पीछे हम वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल्स बोलस कैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आगे फोर्सफुली पहुँचाया जा रहा है। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे पहुँच रहा है स्टमक में, देख सकते हैं भाई, यह है हमारा स्टमक है जो इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में आर्ट्रियम, पाइलोरस, ड्यूडेनम, फंडस, कार्डिया और बॉडी, इस तरह के अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे स्टमक के। अगर स्टमक को हम क्या कर रहे हैं, सक्शन करके देखें, अलग अलग काट लगा के देखें तो ड्यूडेनम मस्कुलर लेयर पहले मिलेगा आपको, दूसरा सर्कुलर मसल मिलेगा, थर्ड आपको ऑब्लिक मसल्स मिल जाएंगे, लास्ट आपको म्यूकोसा लेयर मिल जाएगा। स्टमक के अंदर जाकर अगर हम देखें तो स्टमक में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं जो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं और HCl का सिक्रेशन करते हैं। HCl का सिक्रेशन ऑक्जेलेटिक सेल करते हैं जो हाईली कंसनट्रेटेड HCl सिक्रेट करते हैं। ये सारे कंपोनेंट एक साथ गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस का क्या क्या कंपोजिशन है और किस तरह से ये काम करता है। तो चलो आ जाएँ स्टमक के भीतर। और हमने जो खाना खाया था, जो बोलस था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए स्टमक के भीतर आने वाला है। यह हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल इंस्पेक्टर है, इसको ही क्रॉस करके बोलस स्टमक में आने वाला है। ये देखो स्टमक में बोलस जैसे ही आया वैसे ही गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेशन मिलता है और वो बहुत सारा सिक्रेशन हो जाता है उसका। एक दिन में 1.5 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस आपको सिक्रेशन मिल जाएगा। ये गैस्ट्रिक जूस है हमारा और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, एंट्रेंसिक फैक्टर और लाइपेज प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है, जिसके वजह से आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने में बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उनको मारने का काम इस HCl का ही रहता है। यहाँ पे आप बैक्टीरिया का एक डेमो देख रहे हैं। जैसे ये HCl के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह से हमारा HCl वर्क करता है। आगे चलें, दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात हमारा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन करा देता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे टूटते हैं तब वो अमीनो एसिड बनाते हैं। किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए मोर देन 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जब पेप्सिन से जुड़ जाते हैं तो यह बहुत सारा फ्री अमीनो एसिड रिलीज करता है। यह अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, एजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात करें तो हम देखो हमारे पास ये है विटामिन B12। विटामिन B12 हीमोपोएसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कराना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एंट्रेंसिक फैक्टर की, जो इसके साथ आके जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में करा देगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फैट। फैट के मॉलिक्यूल जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है। ये ट्राइग्लिसराइड लाइपेज के कांटेक्ट में जब आता है तो यहाँ से एक फ्री फैटी एसिड रिलीज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइपेज एंजाइम के मॉलिक्यूल किस तरह से एक फ्री फैटी एसिड रिलीज कर रहा है। इस तरह से यहाँ फैट का भी डाइजेशन हो रहा है। तो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक से रिलीज होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, विटामिन B12 के लिए और फैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। आगे का प्रोसेस चलते हैं, आगे का प्रोसेस किस तरह होता है। अब हमेशा यहाँ पे स्टमक मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टिमुलेशन वहाँ जाते रहता है, जिसके वजह से फूड जो होता है, फूड मटेरियल आपस में मिक्स होते रहता है। और इस मिक्सअप के दौरान जो फूड बनता है वो बनता है काइम। काइम एक तरह का मिक्स्ड और सेमी लिक्विड मटेरियल होता है जो आगे प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाता है। अब आगे प्रोसेस होने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम में हमारा पाइलोरस स्फिंक्टर। पाइलोरस स्फिंक्टर से होते हुए काइम सीधे ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। अब ड्यूडेनम से जुड़ा होता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास का ओपनिंग पार्ट जो होता है एम्पुला ऑफ वाटर, यहाँ से जितना भी पैंक्रियाटिक जूस है ड्यूडेनम में डाल दिया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में देखें यहाँ तो हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक लेवल को एल्कलाइन में बदल देते हैं। अब इसके वजह से अब जो सॉल्यूशन है काइम है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है, आपकी इंटेस्टाइन में कोई इरिटेशन नहीं करेगा। अब ये जो भी काइम बना हुआ है जो न्यूट्रल स्टेज है, ये इसको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे हम सेंड करेंगे। देखो आगे किस तरह से काम करने वाला है। यहीं पर आपको मिल जाएंगे पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिनोजन आने वाले हैं, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फ्री अमीनो एसिड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और दोनों आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह से आप देखें। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए यहाँ पे मिल जाता है इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में, देन डाई और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पैंक्रियास जूस से निकलने वाले कंटेंट किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटने के बाद लास्ट बात आती है फैट मॉलिक्यूल्स की। फैट मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं यहाँ ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड। अब जो लाइपेज निकला है हमारे पैंक्रियास से, वो लाइपेज क्या करता है यहाँ पे 2 फ्री एसिड रिलीज करते हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड जो होता है डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में इस तरह से क्या होता है फ्री फैटी एसिड में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। और यही प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। पूरी तरह से यहाँ आपका फैट का डाइजेशन हो चुका है, फैट छोटे छोटे फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। फर्दर प्रोसेस के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन में और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लीवर है, लीवर में हमारा बाइल जूस बनता है और बाइल जूस बाइल डक्ट में इस तरह से कलेक्ट होता है और वो वाटर ऑफ एम्पुला के होते हुए रिलीज हो जाता है ड्यूडेनम में। अब इस तरह से हमें बाइल जूस भी मिल गया है काइम को और आगे का फर्दर डाइजेशन होने वाला है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है, बाकी 2 पोर्शन होते हैं सर्कुलर पोर्शंस होते हैं। इनके भीतर जाकर अगर हम देखें तो ये है हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ड्यूडेनम और जेजुनम, ड्यूडेनम और जेजुनम। इसके भीतर आप जाएंगे तो इस तरह के आपको छोटे छोटे माइक्रो फाइबर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे हम विलाई कहते हैं, ठीक है। और ये विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से ये कैरड की एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब यहाँ से आप अगर आपका स्ट्रक्चर देखोगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विलाई। अगर हम यहाँ से एक विलाई उठाएं तो एक विलाई को हम बोलते हैं विलस, और विलस का हम अगर और अंदर जाएं तो इस तरह से यहाँ ब्लड वेसल्स फैले हुए होते हैं, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं जो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जैसे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं आगे चलो, ब्लड में जैसे ही अब्जॉर्ब हुए कंटेंट आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो उनके लिए कैरियर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे ग्लूकोज को कोई कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्रीली हमारे ब्लड में
कैरी हो जाते हैं। लेकिन आयरन को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अदर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिसके लिए भी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड या फिर आप फ्री फैटी एसिड, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए काइलोमाइक्रोन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से ब्लड में ट्रांसफ़र होते रहता है। जैसे आप इसके अंदर जाओ तो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स विलस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे काइलोमाइक्रोन एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं और सीधे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से होते हुए जाके एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात करें तो विलस के ऊपर भाग में देखो, सुपरफिशियल भाग में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी छोटे छोटे माइक्रोफाइबर पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई सिस्टम कहते हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस तरह से ये है एक विलाई सिस्टम का निर्माण करता है। अब आ जाते हैं हम लास्ट पोर्शन में सीकम की बात करें तो सीकम में भी इस तरह से क्या पाया जाता है, विलाई सिस्टम पाया जाता है, माइक्रोविलस सिस्टम पाया जाता है जो एब्जॉर्प्शन करता रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो एब्जॉर्ब होने वाला है वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम, जो हमारे बोन के लिए, टीथ के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका एब्जॉर्प्शन इसी सीकम में और इंटेस्टाइन के पार्ट में होता है। ये हमारे पास है जिंक। जिंक हमारे बॉडी के स्पम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, साथ में इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास है विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी है। विटामिन B12 की वजह से हीमोपोइसिस होता है। ये हमारे पास है बाइल एसिड, और बाइल एसिड सीकम में एब्जॉर्ब होकर फिर से लिवर को सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे किस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंडक्ट हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कंडक्ट होता है तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेव बनाता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो क्या होता है, मिक्सअप होता है, जिसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। इस तरह से सेगमेंटेशन होता है और मिक्सअप होते रहता है, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करें हम। अब यह जो हमारा सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन के छोटे से पार्ट से जुड़ा होता है, जहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है। वॉल का नाम हम देखते हैं कौन सा वॉल है। चलो आते हैं वॉल पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चलें, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे है बाउहिन्स वॉल, ठीक है। इस बाउहिन्स वॉल के द्वारा ही हमारा सीकम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, असेंडिंग कोलोन से जुड़ा होता है। अंदर अगर आप देखोगे असेंडिंग कोलोन के तो यहाँ कोई माइक्रोविलाई या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल स्मूथ एरिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएगा जो क्या करते हैं, एक मटेरियल जो यहाँ पे आया है फूड मटेरियल, इसको क्या करते हैं, डाइजेशन कर देता है इसका, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया इम्यूनिटी में बहुत अच्छा प्ले रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, फूड पार्ट जो भी फूड मटेरियल है उसका छोटे छोटे और से डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो वेस्ट मटेरियल पूरी तरह से बच गया है, अब इसको क्या करना रहता है, असेंडिंग कोलोन से होते हुए ट्रांसवर्स कोलोन में भेजा जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स कोलोन क्या करता है, डिसेंडिंग कोलोन को यह मटेरियल भेज देता है। डिसेंडिंग कोलोन में जाकर आप और नीचे जाए तो यहाँ पे आपको सेगमेंट कोलोन मिलेगा। सेगमेंट कोलोन से होते हुए वेस्ट मटेरियल रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम से होते हुए ये डेफिकेटेड कर दिया जाता है पर्सन द्वारा या व्यक्ति द्वारा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें अच्छा लगा होगा और नए नॉलेज आपने लिया होगा। तो आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जो आइकॉन का बटन दिया हुआ है, बेल आइकॉन, उसको एक बार बजा डालो भाई, ठीक है। एक बार उसमें टैप कर दो, क्लिक कर दो, और मैं इस तरह से आगे भी ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए भैया। आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सबको शब्बा खैर।